गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजियो सेलेक्टिविटी के बारे में। हमने जो एमएससी फाइनल की जो क्लासेज हैं उसमें हम लोगों ने सेकंड बुक स्टार्ट कर रखी है डिस्कनेक्शन वाली। 7-8 लेक्चर अपने हो चुके हैं और आज हम लोग लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कीमो सेलेक्टिविटी का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजियो सेलेक्टिविटी का। तो स्टार्ट करते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल रेजियो सेलेक्टिविटी होती क्या है? रेजियो सेलेक्टिविटी होती क्या? रेजियो सेलेक्टिविटी मीन्स आपके पास कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप में दो या दो से ज़्यादा कुछ ऐसे रिएक्टिंग पार्ट है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इनमें से जितने भी पार्ट है, रिएक्टिंग पार्ट है इस फंक्शनल ग्रुप के या इस कंपाउंड के, उसमें से केवल एक स्पेसिफिक पार्ट ही रिएक्शन करे। कौन रिएक्शन करे? एक स्पेसिफिक पार्ट ही रिएक्शन करे, बाकी सारा जो पार्ट है वो अनरिएक्ट रहे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रेजियो सेलेक्टिविटी का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का और उस फंक्शनल ग्रुप का केवल एक स्पेसिफिक पार्ट रिएक्शन करे, शेष या जो रिमेनिंग पार्ट है वो अनरिएक्टिव रहे। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं एज ए रेजियो सेलेक्टिविटी। और रेजियो सेलेक्टिविटी का मतलब है यहाँ पे कि रेजियो सेलेक्टिविटी में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट हमेशा जो बनते हैं वो बोले जाते हैं रेजियो आइसोमर। कौन से आइसोमर बोलते हैं? रेजियो आइसोमर। और दूसरी लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे तो जो आइसोमर बनेंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। कैसे आइसोमर होंगे? वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेके रेजियो सेलेक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे कि रेजियो सेलेक्टिविटी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो रेजियो सेलेक्टिविटी क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप का हम ये चाहते हैं कि उस फंक्शनल ग्रुप का केवल एक स्पेसिफिक पार्ट ही रिएक्शन करे, बाकी जो पार्ट है वो अनरिएक्टिव रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजियो सेलेक्टिविटी। और जो रेजियो सेलेक्टिविटी का जो प्रोडक्ट होगा वो बनेंगे रेजियो आइसोमर, और हम लोग क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो बेसिकली जो डिस्कनेक्शन वाला चैप्टर है उसमें हम लोग जो रेजियो सेलेक्टिविटी डिस्कस करेंगे वो एक तो हम लोग डिस्कस करते हैं फिनोलेट आयन में। कौन से आयन में करते हैं? फिनोलेट आयन में। एक्चुअल में फिनोलेट आयन है क्या कि अगर हमारे पास ये फिनोल है और इसकी हम लोग बेस से रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे जो बनेगा वो उसको हम लोग बोलते हैं फिनोक्साइड आयन और फिनोलेट आयन। क्या बोलेंगे इसको? फिनोक्साइड आयन और फिनोलेट आयन। ठीक है, अब देखो जब भी हम लोग इसकी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाएंगे तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी होंगी। या तो ये ऑक्सीजन अटैक करे एज ए न्यूक्लियोफाइल, या फिर क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव आए, ये नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो अगर हम लोग यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी देखें तो क्या होगा? एक तो जो पॉसिबिलिटी है ये ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैक कर दे यहाँ पे, तो एक तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ से ईथर बन जाएगा। और एक अगर ये वाला R नेगेटिव अटैक करे तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा COR, और ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे H है, ये वापस एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से ये OH और यहाँ पे L। मीन्स दोनों में एक चीज क्लियर है कि दोनों में एल्काइलेशन हुआ है। ऑक्सीजन अटैक करेगा तो भी एल्काइलेशन होगा, कार्बन अटैक करेगा तो भी एल्काइलेशन होगा, लेकिन जब ऑक्सीजन अटैक करेगा उसे हम लोग बोलते हैं ओ एल्काइलेशन, और जब कार्बन अटैक करेगा उसे हम लोग बोलते हैं सी एल्काइलेशन। दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो फिनोक्साइड आयन है या जो फिनोलेट आयन है ये जो मैक्सिमम जो अटैक करने की पॉसिबिलिटी है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें जो एल्काइलेशन होता है वो हमेशा ओ एल्काइलेशन होता है।
यहाँ से हमेशा ऑक्सीजन अटैक करता है और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ईथर। तो यहाँ पे किसका केस हो गया? रेडियो सेलेक्टिविटी का। रेडियो सेलेक्टिविटी कैसे कि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता था, जो केस है रेडियो सेलेक्टिविटी का कैसे है, यहाँ से ऑक्सीजन अटैक कर सकता था, यहाँ से कार्बन अटैक कर सकता था। तो दोनों पॉसिबिलिटी थी, दोनों में से कौन सा अटैक करेगा? ये रेडियो सेलेक्टिविटी होगी। और जो फिनोलेट आयन है बेसिकली वो हमेशा ओ एल्काइलेशन करता है, ये ध्यान रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड एग्जांपल में अगर हम लोग डिस्कस करें तो सेकंड एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं सी एल्काइलेशन की। ये जो हमने डिस्कस किया है वो जो हमारा एग्जाम हुआ है वो एग्जाम्पल किसका है? ओ एल्काइलेशन का, कि मीन्स जो एल्काइलेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? ऑक्सीजन पे हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं सी एल्काइलेशन की। किसकी बात करेंगे? सी एल्काइलेशन की। और जो हमारा इनोलेट होता है, कौन होता है हमारा? इनोलेट होता है। इनोलेट का जो एल्काइलेशन होता है वो हमेशा कार्बन पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लें, ये हमारा बीटा कीटो एस्टर है। सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बेस से रिएक्शन करवाएंगे, बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे जो प्रोटोन है वो एसिडिक है, यहाँ से प्रोटोन निकल जाएगा और यहाँ से प्रोटोन निकलेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे CO2, यहाँ पे नेगेटिव, ये इनोलेट बनाएगा और इनोलेट बनाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ से देखो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव COO80। और जब हम लोग इसका एल्काइलेशन करवाएंगे तो ये एल्काइलेशन ऑक्सीजन से नहीं होगा, इस कार्बन से होगा, और तो इसको हम लोग बोलते हैं सी एल्काइलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सी एल्काइलेशन। और यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से देखो COOET और ये जो R है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं सी एल्काइलेशन। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, ये ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता था और ये कार्बन भी अटैक कर सकता था। बट जो इनोलेट जो एल्काइलेशन करता है वो कहाँ से करता है? हमेशा कार्बन से करता है। तो ध्यान रख लेना, ये दो केस हैं, दोनों केस रेडियो सेलेक्टिविटी के, एक फिनोलेट आयन का और एक इनोलेट आयन का। फिनोलेट आयन में भी अटैक करने की दो पॉसिबिलिटी हैं, एक ऑक्सीजन से और एक कार्बन से। बट मोस्ट प्रोबेबली जो फिनोलेट आयन अटैक करता है वो कहाँ से करता है? ऑक्सीजन से करता है। बट जो इनोलेट आयन जो अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल और जो एल्काइलेशन करता है वो कहाँ पे करता है? कार्बन पे करता है। तो दोनों एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किए हैं, दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? रेडियो सेलेक्टिविटी के हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनके डिस्कनेक्शन के थ्रू और सिंथेसिस के थ्रू हम लोग रेडियो सेलेक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका वो ये वाला है, इसका डिस्कनेक्शन करना है हमें। यहाँ पे हमारा pH, इसका हमें डिस्कनेक्शन करना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग लेटेंट ऑफ पोलरिटी की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये है लेटेंट ऑफ पोलरिटी। अब हमें पता है कि ये जो अल्फा कार्बन है उसकी नेचर कैसी होगी? यहाँ जो ये जो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा, जो कार्बोनाइल की अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर होगा। तो हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कौन सा डिस्कनेक्शन हुआ है? सीसी डिस्कनेक्शन। और जब सीसी डिस्कनेक्शन हुआ है तो आपके पास क्या बनेगा? देखो यहाँ से नेगेटिव तो यहाँ तो एच दे देंगे, तो एक तो आपका ये वाला बन जाएगा और साथ में जो आपका बना है वो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आए तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा? यहाँ पे हम लोग Cl या Br जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो वही ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, वहाँ पे एक हाइड्रोजन था, तो हम लोग यहाँ से इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे। इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे तो देखो वही वापस CC डिस्कनेक्शन होगा और CC डिस्कनेक्शन होगा तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया आपका? ये पॉजिटिव। इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा, ये क्या बोलते हैं इसको? सिंथोन है ये हमारा, ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है।
ये सिंथोन है और इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो एसीटोन बनेगा और इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो बन जाएगा Br या Cl, कुछ भी जोड़ देंगे। तो ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है इस कंपाउंड का, इसका डिस्कनेक्शन करके हमने चेक कर लिया है। ये भी हमने डिस्कनेक्शन किया है, बट हम लोग आगे चेक करेंगे कि हमने जो डिस्कनेक्शन किया है वो सही है कि नहीं है, ये हमें एक बार चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग अब इसका सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस अगर यही रिएक्टेंट हमें, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा तो हमारा डिस्कनेक्शन सही है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग इसका डिस्कनेक्शन चेक करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, फिर हम लोग उसके डिस्कनेक्शन को चेक करेंगे कि जो डिस्कनेक्शन हुआ है वो सही हुआ है या फिर गलत हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग एसीटोन लेंगे और एसीटोन की रिएक्शन करवाएंगे हम लोग सबसे पहले बेस से रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो यहाँ से ये H को ले लेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज इनोलेट बना लेगा और इनोलेट बनने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये इनोलेट रिएक्शन करेगा CH3 CH2 Br पे, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये Br बाहर निकल जाएगा। तो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। हमारी जो रिएक्शन थी वो यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, अब हम लोग अगेन इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, बेस से करवाएंगे और बेस से करवाएंगे तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो मोर एसिडिक होगा, तो यहाँ से जो प्रोटॉन निकलेगा उससे मोर स्टेबल इनोलेट बनेगा। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो अगर हम लोग इसको इनोलेट बनाएं तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका ये वाला इनोलेट बन जाएगा और ये इनोलेट लास्ट में रिएक्शन करेगा PH2CH Br से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये Br बाहर चला जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा, जो फाइनली जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल होगा वो ये वाला बनेगा, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो डिस्कनेक्शन हमने इस कंपाउंड का किया है वो रेडियो सेलेक्टिविटी का केस हो गया। रेडियो सेलेक्टिविटी का केस कैसे हो गया, क्योंकि इसमें जो एक तरह से इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है, इनोलेट बन रहा है, और जो इनोलेट है वो ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है और कार्बन से भी अटैक कर सकता है। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, या हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे मेजर एल्काइलेशन होगा, वो एल्काइलेशन कहाँ पर हुआ है, कार्बन पर हुआ है। तो इस जो कंपाउंड का हमने डिस्कनेक्शन किया है उसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं, रेडियो सेलेक्टिविटी की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी हमें जो सेकंड एग्जांपल में हमें जो डिस्कस करना है या डिस्कनेक्शन करना है वो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। वो वाला टारगेट मॉलिक्यूल लिया हमने, ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टारगेट मॉलिक्यूल जो हमारा है वो ये वाला है, यहाँ पे PH, ये CO, ये यहाँ पे। ठीक है, इस कंपाउंड को, ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। इस कंपाउंड को देखने पर ध्यान से पता चलता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव लाइटेंट ऑफ पोलैरिटी डिसाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कनेक्शन स्टार्ट करें तो हम लोग यहाँ पे इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। जब इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे मीन्स कौन सा डिस्कनेक्शन हुआ हमारे पास, CC डिस्कनेक्शन हुआ है। और जब इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट किया तो क्या बना हमारे पास, जो सिंथोन बना वो सिंथोन हमारा एक तो ये वाला होगा और जो दूसरा हमारा सिंथोन बना है वो ये वाला होगा। ठीक है, ये हमें पता है, मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से ये CO और यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, Cl, और इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, MgX जोड़ देंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना देंगे। ये इस कंपाउंड का, या सॉरी ये जो दोनों सिंथोन है, ये वाला सिंथोन है, ये भी सिंथोन है, ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है और ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है।
ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो अगर हम लोग इसमें एक बार FGI करवा दें तो हमारा जो एसिड क्लोराइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो हमारा एसिड में। अब देखो इस कंपाउंड को या इस कंपाउंड को हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई मतलब रिएक्शन से पहले 3 हाइड्रोजन रहे हुए होंगे, तीनों हाइड्रोजन एसिडिक होंगे, तीनों हाइड्रोजन एसिडिक होंगे, तो एक हाइड्रोजन इनोलेट बना करके मिथाइल को जोड़ गया होगा, दूसरा हाइड्रोजन इनोलेट बना करके बेंजाइल ग्रुप को जोड़ गया होगा। मीन्स अगर हम लोग देखें तो अगर इन दोनों बॉन्ड को हम लोग एक साथ डिस्कनेक्ट कर दें तो हमारे पास जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर रही होगी वो क्या रही होगी? इस पे नेगेटिव श्योरी, तो यहाँ पे तो देखो ये गया तो ये आपके पास क्या बन गया होगा? CH3Br बन गया होगा। जब ये वाला पार्ट गया होगा आपके पास तो ये वाला क्या बन गया होगा? CH2Br बन गया होगा। और अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो आपके पास जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि CH2 नेगेटिव, ठीक है, क्या बना होगा? CH2 नेगेटिव। और अगर हम लोग ओवरऑल देखें इसका जो हम लोग सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखें तो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं मेलोनिक एस्टर। क्या यूज करते हैं हम लोग इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट? मेलोनिक एस्टर। ये इस कंपाउंड का या ये जो कंपाउंड आपको टारगेट मॉलिक्यूल दिया गया है इसका डिस्कनेक्शन इस टाइप से होगा और ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा इस रिएक्शन का। अब हमने जो डिस्कनेक्शन किया है वो सही है कि गलत है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। किसके थ्रू? सिंथेसिस के थ्रू चेक कर लेते हैं। अगर हमारे सिंथेसिस से यही कंपाउंड बन जाएगा, सेम टारगेट मॉलिक्यूल निकलेगा, तब तो हमारा डिस्कनेक्शन ठीक है, अदरवाइज हमारा डिस्कनेक्शन क्या होगा? गलत होगा। तो हम लोग चेक करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग जो रिएक्शन करवाएंगे वो हम लोग मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग? सबसे पहले मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे। और मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन किससे करवाएंगे हम लोग? बेस से करवाएंगे। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका सिंथेसिस। ये आपका मेलोनिक एस्टर है, ठीक है, और इस मेलोनिक एस्टर की सबसे पहले बेस से रिएक्शन होगी और बेस से रिएक्शन होगी तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये बेस इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक तरह से इनोलेट बन जाएगा। वैसे कार्बन आयन है लेकिन ये दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इसके साथ भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा और इसके साथ भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। अब ये जो कंपाउंड है आपका वो रिएक्शन करेगा CH3Cl से, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो आपका जो एक बार जो कंपाउंड बन गया वो क्या बन गया? CH3, ये H, ये COOET और यहाँ पे भी COOET, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग वापस बेस से करवाएंगे। C2H5ONA, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इससे बेस से करवाएंगे तो अब की बार ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो आपका क्या बन गया? यहाँ से अगेन इनोलेट बनेगा और अगेन इनोलेट बनेगा तो यहाँ पे COOT और ये नेगेटिव। अब की बार ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा PH2CH2Br, बेंजाइलिक ब्रोमाइड पे, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे Br बाहर चला जाएगा क्योंकि एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन देगा? ये वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन का वो क्या बन जाएगा? CH2PH COOET और यहाँ पे बन जाएगा आपका COOET। ये बन गया। ये आप यहाँ तक चेक कर लो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब देखो, अब हम लोग क्या करवाएंगे? अब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे ना। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो दोनों जो एस्टर ग्रुप हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हाइड्रोलाइसिस से वो दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? COOH और यहाँ पे PH। अब हम लोग इसको हीट देंगे तो यहाँ से 1 मोल CO2 निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ से जो CO2 जाएगी इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव इस COOH से स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए ओनली 1 CO2 निकलेगा, मीन्स 1 COOH निकलेगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ से देखो CH3
PH और ये COOH और यहाँ पे आ जाएगा आपका H। ये बन जाएगा हाइड्रोलाइसिस और डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट। अब हम लोग इसकी रिएक्शन करवा देंगे SOCl2 से थायोनिल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ पिरियडिन। और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन का, यहाँ से जो OH है उसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। और Cl आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से ये PH, ये यहाँ पे CO, ये Cl और ये यहाँ पे H। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हमें हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है। तो जब हम लोग उस टारगेट मॉलिक्यूल को देखेंगे तो फाइनल स्टेप में जो इसकी रिएक्शन होगी वो किसी होगी 1 2 3 4 MgX। और यहाँ पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और ये एसिड डेरिवेटिव है और आपको पता है एसिड डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये Cl आपका बाहर चला जाएगा। और जब Cl बाहर जाएगा तो अब आप लोग चेक कर सकते हो फाइनली ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। आप सॉरी यहाँ पे ये वाला आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो देखो आप लोग चेक कर सकते हो ये जो प्रोडक्ट है वही आपका टारगेट मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये है कि हमने जो डिस्कनेक्शन किया था वो डिस्कनेक्शन 100% सही है। ठीक है, तो ये जो केस है वो भी रेजियो सेलेक्टिविटी का केस है। और रेजियो सेलेक्टिविटी का केस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी इनोलेट बन सकता है, सॉरी रिनोलेट बनते हैं। और इनोलेट दो साइड से अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है और कार्बन से भी अटैक कर सकता है। लेकिन जो अटैक करेगा वो कहाँ से करेगा, कार्बन से करेगा। ये ध्यान रख लेना। तो हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए किसके, रेजियो सेलेक्टिविटी के। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी में और उसकी जो हेडिंग है हमारी वो है रेजियो सेलेक्टिविटी इन माइकेल एडिशन। क्या हेडिंग है उसकी हमारी, रेजियो सेलेक्टिविटी इन माइकेल एडिशन। देखो इसको समझने से पहले आप लोगों को ये समझना है कि माइकेल एडिशन होता क्या है। समझ में आगे बात। तो माइकेल एडिशन की बात करें तो माइकेल एडिशन जो रिएक्शन होती है, माइकेल एडिशन माइकेल एडिशन, और ये जो माइकेल एडिशन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है। कैसा एडिशन है वो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है किस पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है किस पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। लेकिन कब, जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में जुड़ा हुआ हो। समझ में आ गया क्या है माइकेल एडिशन। माइकेल एडिशन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है किस पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। लेकिन जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ये वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और अगर एक आपके पास न्यूक्लियोफाइल है तो वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो जब यहाँ पे अटैक करेगा तो इसको बोलते हैं 1-2 एडिशन और डायरेक्ट एडिशन। और जब ये यहाँ पे अटैक करता है तो इसको बोलते हैं माइकेल एडिशन और 1-4 एडिशन। कौन सा एडिशन बोलते हैं, माइकेल एडिशन और 1-4 एडिशन। ये ध्यान रख लेना, इसको बोलते हैं माइकेल एडिशन। अब ये माइकेल एडिशन होता कैसे है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सपोज इसी में हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये आपके पास कंपाउंड है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन करवा दें हम लोग किसी न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवा दी तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक तरह से इनोलेट बन गया, चारों एटम इन्वॉल्व हो गए, 1 2 3 4 चारों एटम मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम लोग ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे
और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो हम लोग इसको जो भी इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है या H+ है वो दे देंगे। जब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट या H+ दे देंगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो E या H या न्यूक्लियोफाइल। देखो ध्यान से समझो, एडिशन जो हुआ है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हुआ है, लेकिन जो रिएक्शन मैकेनिज्म थी या जो रिएक्शन हुई है या रिएक्शन जिस प्रोसेस के थ्रू हुई है उस प्रोसेस में 1 2 3 4 चारों एटम इन्वॉल्व थे। जबकि अगर फाइनली प्रोडक्ट का हम लोग कंपैरिजन करें तो एडिशन कहाँ पे हुआ है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हुआ है। इसको बोलते हैं माइकल एडिशन। और माइकल एडिशन में रेडियो सेलेक्टिविटी कैसे हुई? रेडियो सेलेक्टिविटी इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे भी एडिशन हो सकता था जिसे हम लोग 1-2 एडिशन बोल रहे थे, और यहाँ पर भी एडिशन हो सकता था जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे? माइकल एडिशन बोल रहे हैं, 1-4 एडिशन बोल रहे हैं, कॉन्जुगेटेड एडिशन बोल रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि डायरेक्ट एडिशन होगा या माइकल एडिशन होगा। तो ये जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर आपका टेम्परेचर कैसे डिपेंड करेगा? अगर आपका टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, कैसा टेम्परेचर आपका? लो टेम्परेचर है तो डायरेक्ट एडिशन होगा, और अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो आपका जो एडिशन होगा वो 1-4 एडिशन होगा और माइकल एडिशन होगा। ये ध्यान रख लेना। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अगर आपका जो कंपाउंड है सपोज वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड क्लोराइड्स है, तो ये कंपाउंड हमेशा डायरेक्ट एडिशन देता है। कौन सा एडिशन देता है? डायरेक्ट एडिशन देता है, क्योंकि यहाँ पे Cl की वजह से इस कार्बन की जो है वो हार्डनेस बढ़ जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और अगर हम लोग ऐसे कर करके हम लोग अगर यहाँ से एमाइड तक जाएं तो एमाइड में क्या होगा? यहाँ पे रेजोनेंस होता है, इसकी वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो बहुत कम हो जाती है। तो इसमें हमेशा जो होगा वो कौन सा एडिशन होगा? माइकल एडिशन होगा। और माइकल एडिशन होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो यहाँ पे करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये साइट या ये जो कार्बन है अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो हमेशा डायरेक्ट एडिशन करवाएंगे, और अगर इसकी रिएक्टिविटी कम है, बहुत कम है, तो हमेशा कौन सा एडिशन करवाएंगे? माइकल एडिशन करवाएंगे। तो ये आपका हो गया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। और हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रिएजेंट की, कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, उसकी नेचर कैसी है। तो अगर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो 2 तरह का हो सकता है। आपका न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट हो सकता है और आपका न्यूक्लियोफाइल हार्ड हो सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे R2CuLi गिलमान रिएजेंट, इधर बात करें तो हम लोग RMgX RLi F- OH नेगेटिव, ये सारे जो न्यूक्लियोफाइल है वो हार्ड में आएंगे। और हार्ड जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो हमेशा कौन सा एडिशन देंगे? डायरेक्ट एडिशन देंगे। कौन सा एडिशन देंगे? डायरेक्ट एडिशन देंगे। और इधर हम लोग बात करें अगर RSHI, या हम लोग ये कहते हैं SHI I-, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेमीन, ये जो आपके न्यूक्लियोफाइल है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। और जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो हमेशा कौन सा एडिशन देते हैं? 1-4 एडिशन देते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, जो माइकल एडिशन है या 1-4 एडिशन है वो भी एक रेडियो सेलेक्टिविटी का केस है, क्योंकि उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? डायरेक्ट एडिशन से हो रहा है। तो रेडियो सेलेक्टिविटी के केस में जब भी एग्जाम में पूछा जाए ये 3 एग्जाम्पल हम लोग रख सकते हैं। एक तो फिनोलेट आयन की रेडियो सेलेक्टिविटी, एक इनोलेट आयन की रेडियो सेलेक्टिविटी, और एक रेडियो सेलेक्टिविटी इन माइकल एडिशन। ठीक है, तो आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। PDF जो है वो वीडियो के लिंक में आप लोगों से शेयर की जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी टॉपिक होगा हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।